तो देखो, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे इन्होंने ग्रेजुअली हमें इवॉल्व किया टैक्स सिस्टम में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, तो आप शीर्षक 2 लिखो, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। अब जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त का एरिया तो क्लियर है सभी को, किस एरिया में लागू किया गया, क्षेत्र इसका क्या था। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बनारस। अंग्रेजों के पास जो टोटल एरिया था, जितना अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था 55% भूभाग पर, जो टोटल था उसके 19% पर इसे लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के 19% पर यह सिस्टम लागू था। पहले लिख लेना एरिया, ठीक है। दूसरा लिख लेना परसेंटेज, प्रतिशत। ब्रिटिश भारत के 19% पर यह लागू था। ठीक है, टोटल लैंड के 19% पर ये लागू था। तीसरा पॉइंट लिखो, मतलब कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर फीचर में आऊँगा। 1793 में 1793 में कॉर्नवालिस के समय, कॉर्नवालिस गवर्नर है, कॉर्नवालिस के समय यह लागू किया गया। कुछ हमें फैक्चुअल जानकारी भी हमें रखनी होती है किसी बंदोबस्त के बारे में। जब लागू हुआ तो उस समय गवर्नर कॉर्नवालिस था। ठीक है, 3 बातें हो गई आपकी कॉमन। अब आप उसके नीचे लिखो विशेषता। इस बंदोबस्त की खास बात क्या थी, 5-6 पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। विशेषता में पहला पॉइंट लिखो कि जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित क्षेत्रों में जमींदारों को, जमींदारी से संबंधित क्षेत्रों में जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक माना गया। समस्त भूमि का मालिक माना गया। पहले क्या होता था, जैसे मान लो हम मुखर्जी नगर में रह रहे हैं तो हम सबके पास जमीन थी, बट एक ही झटके में अंग्रेजों ने क्या किया, पैसे वसूलने के लिए देखा इसमें सबसे ताकतवर कौन है, मजदूर कौन है, ठीक है, उसको जिसे लगा उससे उसने उसकी बोली लगा दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, समस्त भूमि का मालिक, यानी कि किसानों से जमीन मालिकाना हक ले लिया गया, हमसे मालिकाना हक ले लिया गया। इसी में लिखना आप, मालिकाना हक को, मालिकाना हक को वंशानुगत, मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया, ट्रांसफरेबल। मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया, ट्रांसफरेबल। यानी पीयूष के बाद जो भी उन उत्तराधिकारी होंगे उनका भी जमीन पे हक होगा, और वो चाहें तो किसी को बेच सकते हैं, बट उतना पैसा अंग्रेजों को देना है जो तय हो गया है। गॉट इट। तो पहला बड़ा बदलाव अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें जमीन छीन करके एक व्यक्ति को मालिकाना हक दे दिया। ठीक है, अभी हम कारण में देखेंगे ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो हम लोग बात कर रहे हैं विशेषता। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। हालांकि
इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई। इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई, जैसे निर्धारित समय पर निर्धारित समय पर नियत राजस्व नियत राजस्व जो फिक्स रेवेन्यू है, सूर्यास्त से पूर्व जमा कराना होगा। सूर्यास्त, सनसेट, सूर्यास्त से पूर्व जमा कराना होगा, अन्यथा अन्यथा मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। मालिकाना हक छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। यानी अंग्रेजों ने एक शर्त ये भी लगा दी कि भाई सबकी जमीन छीन के आपको दे रहा हूँ, तो जैसे फिक्स हो गया कि आज की तारीख की बात करें तो ठीक है, 29 तारीख को सूर्यास्त से पहले आपको जमा करा देना है 100 रुपये, तो ऑटोमेटिक इनका मालिकाना हक चला गया। फिर ब्रिटिश सरकार फिर उसको नीलामी करेगी उसी रेट पे, या रेट बढ़ा करके जो खरीद ले वो ज़मीन। कुल मिला के अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसपे मालिकाना हक केवल अंग्रेजों का, तो शर्तें भी लगा दी इस पे। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कानून में जमींदारों एवं किसानों के मध्य भी जमींदारों एवं किसानों के मध्य भी समझौते का प्रावधान था। प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में इसे लागू नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि सरकार ने ये तो तय कर लिया कि कितना लेना है, लेकिन किसानों से कितना लेना है ये चीज कंफर्म नहीं किया, प्रैक्टिस में नहीं लाया, यानी कि उसकी मर्जी पे छोड़ दिया गया कि वो जितना भी वसूल कर ले, बट कानून में ये प्रोविजन था। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो भू राजस्व की दरों का निर्धारण, भू राजस्व की दरों का निर्धारण प्रारंभिक अनुभव तथा मनमाने तरीके से किए गए, प्रारंभिक अनुभव तथा मनमाने तरीके से किए गए। एवं किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया। कहने का सेंस ये है कि जैसे सरकार जमींदारों से कितना लेगी, एक ये तो कैसे तय होगा, तो सरकार ने पिछला रिकॉर्ड देखा कि पुरानी सरकार कितनी लेती आ रही है, उतना तो लेंगे ही लेंगे हम, और अपनी मर्जी से, जैसे 1793 तक 65 से लेके 93 के बीच में भू राजस्व वसूली डबल हो गई। जैसे 100 रुपये मान लो मुखर्जी नगर का जमींदार देता था, 93 में 200 देना है, बट सबसे ज़्यादा स्थिरता इसी समय रही, खेती के विकास में एक पैसे नहीं लगाए गए, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा दिए गए। तो सरकार ने रेवेन्यू कैसे इम्पोज किया, प्रारंभिक अनुभव एवं
इनसे जो है आगे बढ़ा करके, ये नहीं कि ज़मीन कितनी है आगे जो है कितना लें कितना छोड़ दें, और ज़मींदार कितना लेगा किसानों से उसकी मर्जी। तो एक तरह से अव्यवस्था को बढ़ाने वाला सिस्टम था ये। पहले कम से कम ये तय होता था कि किसानों से कितना वसूलना है। ठीक है, तो ये करों का निर्धारण। अगला अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, सरकार एवं जमींदारों के मध्य यह समझौता हुआ यह समझौता हुआ यह समझौता हुआ कि कुल निर्धारित भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा 10/11वां हिस्सा सरकार के पास जमा कराना होगा। कहने का मतलब 100 रुपये में 91 रुपये पीयूष सरकार को दे देंगे, 9 रुपये इनके पास रह जाएगा, जो भी उसका रेशियो निकलेगा। बाकी तो हम लोगों से जो वसूलना है वो वसूलेंगे ही। तो ये सिस्टम बनाया गया था इसमें। ठीक है, 10/11वां हिस्सा सरकार के पास। लिखो, और यह परमानेंट था, अस्थाई था। और यह अस्थाई था, अर्थात सरकार भू राजस्व की दरों का पुनर्निर्धारण नहीं करेगी। पुनर्निर्धारण नहीं करेगी। भू राजस्व की दरों का पुनर्निर्धारण नहीं करेगी, इसीलिए इसको इसको परमानेंट कहते हैं, फिक्स कहते हैं। अब और भी इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, एक भाग बचा है, दो महत्वपूर्ण भाग इसके और बताने हैं हमें। ठीक है।